माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, राम राम साहब, आपको भी सबको शुभकामनाएं। श्री रामलाल शर्मा, प्रश्न संख्या 164। उपखंड 1 विधानसभा क्षेत्र चोमू में स्थित कनिष्ठ अभियंता कार्यालयों का विवरण निम्न प्रकार है। उपखंड AN चोमू A1, कनिष्ठ अभियंता A1 चोमू, कनिष्ठ अभियंता A1 कालाडेरा, कनिष्ठ अभियंता A1 सामोद। उपखंड सहायक अभियंता A1 चोमू A2 चोमू, कनिष्ठ अभियंता A2 चोमू, कनिष्ठ अभियंता A2 इटावा, कनिष्ठ अभियंता A2 तिगरिया। उपखंड सहायक अभियंता ONM गोविंदगढ़, कनिष्ठ अभियंता ONM गोविंदगढ़, कनिष्ठ अभियंता ONM खेजरोली, कनिष्ठ अभियंता ONM हस्तेरा। उपखंड सहायक अभियंता ONM जैतपुरा, कनिष्ठ अभियंता ONM जैतपुरा। खंड 2 जी नहीं ग्राम किशनपुरा, निवाणा तथा बांसा में कनिष्ठ अभियंता कार्यालय खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उपखंड 3 जी हाँ ग्राम कालाडेरा में सहायक अभियंता कार्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है। निर्धारित मापदंडों के अनुसार उसके उपयुक्त पाए जाने पर उक्त सहायक अभियंता कार्यालय खोलने की कार्रवाई की जा सकेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि जो विभागीय निर्धारित मापदंड है उनके तहत ग्रामीण क्षेत्र में यदि कंज्यूमर 3000 से अधिक है तो वहाँ पर JN ऑफिस खोलना प्रस्तावित है। इसी तरीके से यदि ग्रामीण क्षेत्र में 9000 से अधिक कंज्यूमर होते हैं वहाँ पर सहायक अभियंता कार्यालय खोलने का प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सहायक अभियंता कार्यालय A1 है, इस सहायक अभियंता कार्यालय के तहत 22,585 कंज्यूमर है। क्या मंत्री महोदय ये बताने का श्रम करेंगे कि निर्धारित अवधि के अंदर ये कार्यालय खोल दिया जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, किशन मानपुरा जो क्षेत्र है इसके अंदर लगभग 4,500 कंज्यूमर हैं और ये भी कनिष्ठ अभियंता कार्यालय खोलने के जो आपके निर्धारित विभाग के मापदंड है उसके तहत आता है। तथा इसके साथ ही क्या विभाग कंज्यूमरों के आधार पर नहीं, भौगोलिक दृष्टि के आधार पर भी ये कार्यालय खोलने का प्रस्ताव रखते हैं? क्योंकि किशन मानपुरा से जो गोविंदगढ़ की दूरी है वो लगभग 22 किलोमीटर है। क्या मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूँगा कि ये कालाडेरा के अंदर सहायक अभियंता कार्यालय और किशनपुरा के अंदर कनिष्ठ अभियंता कार्यालय कब तक खोलने का विचार है? अध्यक्ष महोदया, इन्होंने जो अभी प्रश्न पूछा, किशनपुरा के अंदर अभी 1700 उपभोक्ता हैं, निवाणा के अंदर 1167 और बांसा के अंदर 1272। हमारे मापदंडों के अनुसार 3000 उपभोक्ता जब होते हैं तो एक JN का ऑफिस खोला जाता है। तो 3000 जैसे ये हो जाएंगे, शहर के अंदर तो 4000 उपभोक्ता का रखा है मापदंड और गांवों के अंदर 3000 का रखा है। जैसे 3000 उपभोक्ता हो जाएंगे तो JN ऑफिस आपके किशनपुरा, निवाणा और बांसा में खोले जाएंगे। दूसरा जो जो खंड 3 का जो आपने प्रश्न वापस आपने बात की, उसके अंदर ऐसा है अध्यक्ष महोदया कि AN चोमू के अंदर जो है A1 चोमू, उसके अंदर 13,059 उपभोक्ता हैं। A1 सामोद के अंदर 2,752 उपभोक्ता हैं और A1 कालाडेरा के अंदर 6,774 उपभोक्ता अभी हैं। अभी कालाडेरा के अंदर जब तक 9,000 उपभोक्ता नहीं होते हैं AN ऑफिस खोलना संभव नहीं है। परंतु क्योंकि चोमू जो A1 चोमू है उसके अंदर उपभोक्ता ज़्यादा है और कार्यभार ज़्यादा है, इसलिए हम कुछ क्षेत्र चोमू का कालाडेरा के अंदर जोड़कर और AN ऑफिस हम शीघ्र खोलेंगे। श्रीमती कृष्णेंद्र कौर 165। अध्यक्ष महोदय,
खंड 1 जी नहीं, इस बाईपास का निर्माण वर्तमान में राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर संभव नहीं है। खंड 2 जी नहीं, भारी वर्षा व बाढ़ से नदीबई कस्बे की सड़कें क्षतिग्रस्त न होने के कारण राहत विभाग द्वारा नदबई कस्बे में सड़कों की मरम्मत एवं स्थायी रिस्टोरेशन के हेतु कोई स्वीकृति जारी नहीं की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने डेहरा मोड़ से नदवई सड़क मार्ग को MDR 86 में शामिल किया है। दूसरी बात, इन्होंने जो काम किया है मेरे क्षेत्र में नदवई से कुम्हेर मार्ग पर 550 मीटर CC रोड और 645 लंबाई किलोमीटर की BT कराई है। इसी तरह से डेहरा मोड़ से नदवई के लिए इन्होंने 600 मीटर CC रोड और 3.5 किलोमीटर BT रोड कराई है। इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभारी भी हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहती हूँ कि नदवई कस्बा में जो रेलवे फाटक है ब्रॉड गेज हुई है, अगले महीने से ये काफ़ी ट्रेनें चलेंगी। इस पे फाटक बंद होने के कारण से कस्बे में काफ़ी जाम लगेगा और मैं चाहती हूँ कि अस्थायी बाईपास बनावें, जिससे ये हैवी ट्रैफिक को हम डाइवर्ट करके इसको काम कर सकते हैं। ये बाईपास अस्थायी बाईपास नगर चुंगी से कस्बे के परिक्रमा मार्ग पर होते हुए सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से हेलेना रोड तक बन सकता है, जिसकी लागत करीब 1.45 लगेगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मंत्री महोदय जी इस यातायात को और ये कस्बे की सुविधा के लिए अस्थायी बाईपास बनाने में अगर विचार रखते हैं और बनाने चाहते हैं, विचार रखते हैं, तो कब तक रखेंगे और कब तक करेंगे? अध्यक्ष महोदय, जिस अस्थायी बाईपास का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है वो नगरीय क्षेत्र में है। ये नगरपालिका के क्षेत्र में होने के कारण जो वर्तमान में सड़क है ये एक तरह से गांव की परिक्रमा का 1.5 किलोमीटर का मार्ग है और इस मार्ग को चूंकि ये नगरीय क्षेत्र में है इसलिए नगरपालिका के माध्यम से बनाया जाना ज़्यादा ठीक रहेगा। उसके पश्चात भी माननीय सदस्य की भावना के अनुसार निश्चित तौर पर इसका तखमीना 1,25,00,000 का आया है। मैं इसको दिखवाऊंगा। ये बाईपास का रूप तो नहीं है पर इस सड़क की उपादेयता जरूर है, इसलिए मैं इसको दिखवा के वित्तीय संसाधनों को देखते हुए निश्चित तौर पर इसका प्रयास करूंगा। प्रश्न संख्या 166 को स्थगित किया गया है। जवाब अभी आया नहीं है, नेक्स्ट टर्न पे जवाब आएगा। मोबाइल श्री नवरत्न राजौरिया। क्वेश्चन नंबर 167। खंड 1 वर्ष 1990 से 1999 तक राज्य केंद्रीय मुद्रणालय में विभिन्न प्रकार का पेपर कुल राशि 64,86,04,830 रुपये का विभिन्न फर्मों से क्रय किया गया, जिसका विवरण प्रश्न के उत्तर में अंकित है। खंड 2 वर्ष 1990 से 1999 तक कुल 10 भंडारपाल राजकीय मुद्रालय में कार्यरत रहे, जिनके कार्यकाल का विवरण उत्तर में प्रस्तुत है। खंड 3 वर्ष 1990 से 1999 तक के अवधि में स्टॉक एवं स्टार के लेखे तैयार नहीं होने के कारण यह मामला प्रकाश में नहीं आया, परंतु उक्त अवधि से संबंधित मामले कागज के स्टॉक एवं स्टोर के लेखे वर्ष 2002 से 2004 की अवधि में प्राप्त होने पर प्रकाश में आए। गबन के 2 बड़े मामले में थाना अशोकनगर में विभाग द्वारा संबंधित भंडार पालकों के विरुद्ध दिनांक 19/9/2002 को 17 लाख के गबन एवं दिनांक 11/11/2002 को 1,82,00,000 की FIR भिजवाई गई, जिसमें दिनांक 20/7/2003 को 17 लाख के संदर्भ में FIR दर्ज हुई, जिसमें FIR लगा दी गई तथा 1,82,00,000 रुपये की भेजी गई प्रथम इतला रिपोर्ट बाबत पुलिस कार्रवाई कर रही है। अन्य छोटे मामले में कागज की मात्रा में कम पाई गई राशि की वसूली हेतु संबंधित कर्मचारियों को नोटिस दिए गए हैं तथा जांच के पश्चात ही ज्ञात हो सकेगा कि कौन कौन कर्मचारी कितनी कितनी राशि के लिए दोषी है
तत्पश्चात दोषी भंडार पालकों के विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी। पूर्ण विवरण उत्तर में अंकित है। खंड 4 वर्ष 1990 से 1999 तक की अवधि में पेपर भंडार का भौतिक सत्यापन किया गया था, लेकिन वर्ष 1992-93 की अवधि का भौतिक सत्यापन श्री बंकटलाल सहायक लेखा अधिकारी द्वारा कागज की स्टैकिंग सही ढंग से नहीं रखे होने के कारण भौतिक सत्यापन नहीं किया गया, जिसके लिए तत्कालीन अधीक्षक भंडार स्वर्गीय श्री मदन राज मेहता जिम्मेदार थे। वर्ष 1996-97 में तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी निदेशालय श्री वेद प्रकाश सोनी द्वारा भंडार का भौतिक सत्यापन किया गया, किंतु भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया, जिसके लिए वे दोषी हैं। उक्त अवधि में विभिन्न अधिकारियों द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन का पूर्ण विवरण उत्तर में अंकित है। खंड 5 जांच कार्रवाई जारी है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्पष्ट होगा कि किस भंडार पाल का कितने राशि मात्रा में कागज की कमी गबन राशि का दायित्व निर्धारण होता है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही शीघ्र कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जांच कार्रवाई करने में संबंधित भंडारकों का मूल रिकॉर्ड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए जाने के कारण जांच पूर्ण करने में कठिनाई आ रही है। अब कई मामले में न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जा चुका है, अतः न्यायालय से रिकॉर्ड प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। खंड 6 जी हाँ, दायित्व का निर्धारण होने के पश्चात शीघ्रातिशीघ्र वसूल की गई कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी व जांच की कार्रवाई 6 माह में पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, खंड 3 में माननीय मंत्री महोदय जवाब दिया गया है कि वर्ष 90 से 99 की अवधि में स्टॉक एवं स्टोर के लेके तैयार नहीं होने के कारण यह मामला प्रकाश में नहीं आया। जब प्रकाश में आया तो आपने बताया कि 91-92 में 17 लाख रुपए का गबन किया गया, 92-93 में लगभग 1,44,00,000 का गबन किया गया और 93-94 में लगातार आपने माना है कि गबन की राशि प्राइमरी केस में आपने माना है। इसके कारण आपने एफआईआर भी लॉन्च कराई और एफआईआर के बाद में न्यायालय में एफआईआर लग गई। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या विभागीय स्तर पर पैरवी करने में कोई कमजोरी रही या संबंधित अधिकारियों ने उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ जो कार्रवाई होनी थी उसमें उनको प्रोटेक्शन देकर कार्रवाई में लापरवाही की गई। उसी प्रकार आपने जब एफआईआर लग गई तो प्रोटेस्ट एप्लीकेशन जो लगनी चाहिए थी सरकार की ओर से या अधिकारियों की ओर से वह लगाई या नहीं? आपने न्यायालय में प्रोटेस्ट का प्रार्थना पत्र देना बताया है, वह कब प्रस्तुत किया ये इसमें जानकारी नहीं दी गई है। क्या मंत्री महोदय बताना चाहेंगे कि उनके विरुद्ध जो प्राइमरी केस में लाखों रुपए का गबन किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अब तक की गई और क्या कार्रवाई की जा रही है? संक्षिप्त में आप जानकारी दें। ये 10 वर्ष का पुराना पिछले सरकार का यह मामला है। मैंने तो आते ही ये सरकार का नहीं, भैरव सिंह जी की सरकार के वक्त का मामला है। पिछली सरकारों को हो गया ना, जब आपकी पिछली सरकार को होगी, आपकी सरकार के वक्त का 90 से लेकर के अब तक की स्थिति में ये बात मैंने तो आते ही लेखे तैयार करवाए और लेखे तैयार कराने के तुरंत बाद जो कार्रवाई मैंने शुरू की है और दोषी अधिकारियों को कभी बख्शा नहीं जाएगा और बहुत ही कम समय में 6 माह के अंतर्गत जो माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसका तुरंत निराकरण करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। श्री अर्जुन लाल मीणा। प्रश्न संख्या 168। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी हाँ स्थगन आदेश हटवाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में रिट का जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका है एवं निरंतर अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता से स्थगन हटवाने के प्रयास हेतु संपर्क किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा रोक हटाए जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी।
खंड 2 जी नहीं। खंड 3 फरवरी 2004 में नर्स ग्रेड द्वितीय की संविदा पर भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 11/2/2004 की अनुपालना में कुल 7,130 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश देने के कारण वरीयता सूची नहीं बनाई गई है। खंड 4 राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में नर्स ग्रेड द्वितीय के पद की सीधी भर्ती हेतु 100 पदों की नियमित नियुक्ति की स्वीकृति दे दी है, जिसकी प्रक्रिया जारी है। वित्त विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार सीधी भर्ती पर सहमति अनुसार भर्ती की जाएगी। खंड 5 जी हाँ, जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण का वर्ष 2000 का बैच नवंबर 2003 में उत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षण केंद्रों से पंजीकरण फॉर्म भिजवाए जाने पर सफल छात्रों को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिए गए हैं। मूल नर्सिंग प्रमाण पत्र पर समाप्त हो जाने के कारण प्रक्रिया अंतर्गत सहकारी मुद्रालय में इन्हें मुद्रित करवाया जा रहा है। शीघ्र ही छात्रों को इन्हें उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ये है कि प्रश्न संख्या 3 में जो फरवरी 2004 में 11/2/4 को जो विज्ञप्ति निकाली थी और कुल 7,130 आवेदन प्राप्त हुए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मेरी जानना चाहता हूं कि क्या पुनः वरीयता सूची जारी करने का विचार रखते हैं। और प्रश्न संख्या 4, क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है। अध्यक्ष महोदय, वरीयता सूची के जहाँ तक सवाल है, स्थगन आदेश के कारण वरीयता सूची बनी नहीं तो पुनः वाली बात तो आती नहीं है। स्थगन आदेश हट जाने के बाद निश्चित रूप से पूरी पारदर्शिता के साथ मेरिट के आधार पर ये सिलेक्शन किए जाएंगे। और जो माननीय सदस्य की समस्या है, नर्स ग्रेड 2 और कई ऐसे हमारे पद हैं जिन पे संविदा के आधार पर काफ़ी समय से हमारे कर्मचारी कार्यरत हैं। इनके सिलेक्शन के समय पे भी पूरा पारदर्शिता के साथ पूरी मेरिट के आधार पर इनका सिलेक्शन किया गया था। कई लोगों को 4-4, 5-5 वर्ष हो गए हैं, कई लोगों को 2-3 वर्ष हुए हैं। और विभाग में निश्चित रूप से काम करने में भी समस्या इस भर्ती पर रोक की वजह से आई हुई है। तो विभाग का प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी ये स्थगन आदेश हटे तो इनकी भर्ती की प्रक्रिया चालू करें। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 5 में जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण का वर्ष 2000 का बैच नवंबर 2003 में उत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षण केंद्रों से पंजीकरण फॉर्म भिजवाए जाने पर सफल छात्रों को प्रोविजन रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिए हैं। माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये जो मूल नर्सिंग प्रमाण पत्र समाप्त होने की वजह से नहीं दिए हैं, ये उन छात्रों को कब तक दिए जाएंगे। ये तो मुद्रालय से प्राप्त होते ही बहुत जल्दी ही इनको दिलवा दिए जाएंगे। मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर हम इशू कर देंगे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपने जिन नर्सिंग कर्मचारियों को लिया है, उनको सरकार का क्या इरादा है कि 4 साल सर्विस पूरी होने के बाद उनको स्थायी करने का इरादा है या हमेशा ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखने का है। ये मंत्री महोदय, क्योंकि बार बार 4 साल 5 साल इनको हो गए, कहीं को 3 साल हो गए। कॉन्ट्रैक्ट का ये था कि 2 साल पूर्ण होने के बाद उनको स्थायी नौकरी दे दी जाएगी, लेकिन 4 साल तक नहीं दिए। क्या आगे भी इनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखने का है या स्थायी करने का इरादा है सरकार? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट पे जो अपॉइंटमेंट दिया जाता है तो उसमें दैट इज ऑन प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का ही होता है। इसमें उन कर्मचारियों को काफ़ी राहत हमने दी है। उनको छुट्टी का प्रावधान हमने हमारी सरकार ने किया है, उनको एक्चुअल TADA का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है ना। अब तो परमानेंट की बात परमानेंट करने में क्या दिक्कत है? जब ट्रेंड है आप ले रहे हो अभी इसमें कॉन्ट्रैक्ट में परमानेंट करोगे कि नहीं?
अभी सरकार इस बात पे विचार करेगी। इसमें वित्त का काफी अभी ये तो कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो इनको रेगुलराइज एज सच तो नहीं कर सकते। जब ऐसा क्यों नहीं कर सकते जब ट्रेंड है? आप मेरिट के अनुसार ट्रेंड है। अध्यक्ष महोदय, इस समय हमने अपॉइंटमेंट दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट पे दिया। मंत्री महोदय, कॉन्ट्रैक्ट पे किया आपने, इसलिए किया है कि प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया में टाइम लगता है, लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे किया था। लेकिन जब मेरिट से किया है, ट्रेंड लोग हैं, तो क्यों नहीं उनको वही सेवाएं लेकर के आप एक ही स्वास्थ्य मंत्री महोदय, एक ही हॉस्पिटल में दो तरह के एक ही आप ड्यूटी ले और उनको दो तरह की तनख्वाह मिले? ये मैं समझता हूं उनके साथ न्याय नहीं है। और सरकार ने मेरिट के आधार से उनको भर्ती किया, तो उनको परमानेंट करने का एक समयबद्ध प्रोग्राम करके उनको परमानेंट किया जाना चाहिए। नहीं, केवल माननीय अध्यक्ष महोदय में नहीं बल्कि सब जगह है। और जवाब दे रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट मंत्री में जिन शर्तों पे उनको सर्विस में लिया है, वो सारी शर्तें फुलफिल हम कर रहे हैं। उसमें कहीं भी हमने ये नहीं लिखा कि हम इनको कभी परमानेंट करेंगे, इनको परमानेंट इनकी नौकरी देंगे। और पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे भी हमने पूरा इनको पारदर्शिता के साथ, पूरे मेरिट के साथ उस तरह से इनका सिलेक्शन किया है। तो अभी तो सरकार कैसे कोई विचार नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप इनको नियमित तो चलिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे तब करेंगे, क्या करेंगे जो आप कह रहे हैं। पिछले सत्र में आपने इसी हाउस में ये बात कही थी कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट पे पैरामेडिकल स्टाफ या चिकित्सक लगा रखे हैं, उनकी सेवा शर्तों में उनको कोई विशेष परिस्थिति आ जाए, उसमें स्थानांतरण उनका वहां से नहीं हो सकता। आपने इसी सत्र में कहा था कि ऐसी परिस्थितियों को देखकर राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है और हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार ऐसी स्थिति आई थी कि एक दो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे प्रश्न ही पूछ रहा हूँ कि आपने आश्वासन दिया था, उसमें क्या प्रगति हुई? क्या आप इनका स्थानांतरण करने का विशेष परिस्थितियों में आप कह रहे थे सेवा नियमों में हम संशोधन कर रहे हैं, वो कुछ आपने प्रगति की तो जरा अवगत कराएं। देखिए, इस तरह का कोई सदन में आश्वासन नहीं दिया, पहली चीज तो आपने दिया था। दूसरा मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी स्टाफ हमने लिया है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं चाहे नर्सिंग स्टाफ है, उनका बजट उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए है। उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करने का कोई प्रावधान नहीं है और आगे भी कोई विचार। अच्छा, आपने किए हैं सिरोही से पाली, उनको रिजेक्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे? फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट पर जो संविदा पर पैरामेडिकल स्टाफ लग रहा है, उनके 3-4 के आपने ट्रांसफर किए हैं। जब आप कह रहे हैं कोई प्रावधान नहीं है तो क्यों किए हैं? मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, तो फिर आप उनको जो गलत किए उनको सुधार कर लेंगे। माननीय सदस्य का नहीं, आप बताइए ना। मैं वही संविदा पे जो कर्मचारी नियुक्त किए उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आपने कहा उनका बजट उसी जिले का होता है, उनको वहां से दूसरी जगह नहीं लगाया जा सकता। लेकिन क्या आपने कुछ किए उनको फिर सुधार कर लेंगे? क्यों किए नियम विरुद्ध आपने? तो जवाब अब आप इसका। देखिए, मैं जवाब आपको देता हूँ जी। तो सवाल शुरू हुआ है संविदा के जो ऊपर लगे हुए कर्मचारी हैं, चाहे वो नर्स ग्रेड 2 के हैं, इनका इसमें स्थानांतरण की बात करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। और अगर इस तरह का कोई स्थानांतरण आपकी नॉलेज में, आप मुझे बताइए, उसका मैं समाधान करूंगा। यही कह रहे। माननीय अध्यक्ष, इसी से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हजारों नर्सों का भविष्य अंधकार में डाल रखा है, उसके आप अजय, आप मेरा सवाल तो सुन लो साहब, सवाल तो सुन लो। हजारों सरकार के कारनामे हैं, हमने एक कोई नहीं लगाया। आपने जो हजारों पैरामेडिकल, मतलब आपसे मतलब सरकार से है भाई, आप यूं क्यों करते हो? सरकार ने माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि हजारों पैरामेडिकल स्टाफ जिनको आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख रखा है, उनका भविष्य अभी अंधकार में है। क्या सरकार ऐसा विचार रखती है कि उनको स्थायित्व दिया जाएगा, उनको परमानेंट सरकारी नौकरी में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? अगर लिया जाएगा तो कब लिया जाएगा? एंड आप सवाल का, अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। वही सवाल दोबारा से रिपीट किया जाए। इसमें माननीय अध्यक्ष, इसमें जब आप परमानेंट महोदय, ये
बार बार रिपीट कर रहे हैं। उस समय इनका ध्यान कहीं और था जब मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे। जब आप परमानेंट लेंगे तब इनको प्राथमिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जो आदमी सरकार की नौकरी में 3 साल से 4 साल से लगा हुआ है और जब आप उसको परमानेंट करेंगे तो उसको प्राथमिकता देंगे या नहीं देंगे? जवाब देना पसंद करेंगे आप? मैं अध्यक्ष महोदय पहले जवाब दे चुका हूं। जी एक मेरा सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये फरवरी 2004 में नस ग्रेड की संविदा पर जो भर्ती के लिए फॉर्म लिए थे 7000 से अधिक आदमी उस लाइन में लगे हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण रोक दिया गया है। मैं ये जानना चाहूंगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने किस रेफरेंस में स्थगन दिया और क्या स्थगन दिया और अब तक उस पर क्या कार्रवाई हुई है? ये तो अलग से प्रश्न है क्या? ये तो अलग से उच्च न्यायालय के कारण उस 7000 आदमी इसी में प्रश्न यही है, इसी में है, इसी के कारण रोक के कारण भर्ती नहीं हो रही है। ये बता दें, इन्होंने कह दिया कि स्थगन आदेश। एक बात आप स्पष्ट करवाएं कि जब बजटेड पोस्ट हैं और बजटेड पोस्ट हैं, आपके अध्यक्षता में अनुमोदित बजट है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर नौकरियां क्यों देते हैं? इनसे भी पूछो वो तो कह रहे हैं ना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। उनसे कहाँ पूछा? इनसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे। सरकार आप चलाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जब आपसे भारत सरकार से पूरा पैसा मिलता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर क्यों देते हैं? जवाब तो आपको देना है। मैं बैठा हुआ तो मैं जवाब दूंगा, उधर तो आप बैठे हैं। तो आपके पास भारत सरकार से पूरा पैसा आता है, नर्सिंग स्टाफ का पूरा पैसा आता है, पूरा पैसा। पैरा टीचर के बाद में पैरा मेडिकल स्टाफ, पैरा डॉक्टर्स, ये लगाए तो सब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और अब ये कह रहे हैं कि आपने क्यों लगाए? हमने तो उल्टा 38,000 टीचर्स को अभी नौकरी दी है, आपने एक आदमी को नौकरी नहीं दी, सबको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगा करके सारा तहस नहस कर दिया। और अब आप हमको कह रहे हैं कि आपने क्यों किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको क्या कहा? गवर्नमेंट भी पैरा गवर्नमेंट, आप तो मेरे जैसे ही हैं, आपको नहीं कह रहा हूं मैं तो सरकार से पूछा, आपका सरकार से क्या लेना देना है? अच्छा, आपको सरकार से आपका लेना देना है, हमारा नहीं है। वाह साहब, अभी तो हमारा ही लेना देना, आपका कोई लेना देना नहीं है। उनको भ्रम हो रहा है, वो सरकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब दिलवाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 साल तो आप उधर ही बैठो, अभी तो हमारा ही लेना देना रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रोविजन है पूरा रेगुलर अपॉइंटमेंट का, तो फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस क्यों चालू कर रखा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश के नाम लेकर के लोगों को 169 रमेश खींची प्रश्न संख्या 169 खंड 1 प्रश्नगत भूमि खसरा नंबर 85 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी स्वयं तथा खसरा नंबर 86 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी स्वयं है, जिसका कुल किता 2 रकबा 9 बीघा है। तहसील जयपुर के पटवार हल्का हीरापुरा के राजस्व ग्राम गिरधारीपुरा में राजकीय भूमि तलाई किस्म की कोई भूमि रिकॉर्ड में अंकन नहीं है। ग्राम की उक्त खसरा नंबरान की भूमि मौके पर बोलचाल में तलाई के नाम से जानी जाती है। उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार उक्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम दर्ज है। खंड 2 जी नहीं, दिनांक 20/11/2004 को कंट्रोल रूम जयपुर विकास प्राधिकरण में शिकायत संख्या 715 अतिक्रमण बाबत प्राप्त हुई है। उक्त शिकायत के क्रम में संबंधित जोन तहसीलदार एवं प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मौका देखा गया। मौके पर कोई नया निर्माण होता हुआ नहीं पाया गया है। खंड 3 जी हाँ, माह नवंबर 2004 में कमिश्नर जयपुर विकास प्राधिकरण को ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर मौके पर जांच की गई। मौके पर एक पुराना चबूतरा है जिस पर शिवलिंग की स्थापना बहुत पुरानी पाई गई। अतः स्थानीय लोगों की भावनाओं को देखते हुए कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। दिनांक 17/11/2004 को दिए गए ज्ञापन व दिनांक 4/12/2004 को पुराना निर्माण ध्वस्त नहीं किए जाने बाबत स्थानीय लोगों के ज्ञापनों की प्रति संलग्न है। नंबर 4
चूंकि कोई नया अनाधिकृत निर्माण नहीं किया गया, अतः कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। नंबर 5, ऐसी सभी संपत्तियों की सुरक्षा जयपुर विकास प्राधिकरण की हेल्पलाइन सेवा के माध्यम से निरंतर की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, आपने बताया कि खसरा नंबर 85 7 बीघा 5 बिस्बा, दूसरा बताया आपने, दूसरा रकबा बताया 9 बीघा, इस तरह से 3 रकबाओं में आपने बात बताई और आप स्वयं कह रहे हैं कि इसको बोलचाल में बताया जाता है तलाई। तो ये आप मानते हैं कि सरकारी जमीन है और आप स्वयं भी कहते हैं जेडीए के नाम दर्ज है। उसके बाद आपने खंड 2 में बताया कि जी नहीं, शिकायत दर्ज हुई और शिकायत पे आपके अधिकारी गए, क्या वहाँ कोई फोटोग्राफी की, क्या वो अतिक्रमण पुराना है या कोई आज का तत्काल है, ये बताएं। तीसरा, आपने तीसरे खंड में आपने बताया कि कमिश्नर जयपुर विकास प्राधिकरण के ज्ञापन पर प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर मौके पर जांच की गई। उस जांच में आपने स्वयं ने पाया, आप स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि वहाँ के लोग थे, मौके पर थे, क्या आसपास के खातेदारों से आपने उनका बयान लिए तो क्या उसका जांच में पाया गया, ये आप बता दें। तहसील जयपुर के पटवार हल्का हीरापुरा के ग्राम गिरधारीपुरा में राजकीय भूमि जो आप तालाब कर रहे हो, तालाब के नाम से जानी जाती है, तालाब कहीं अंकित नहीं है रिकॉर्ड में। प्रश्नगत भूमि जिसके आप जिक्र कर रहे हो, खसरा नंबर 85 व 86 की है, जिसका 9 बीघा रकबा मैंने बताया है, 12 वो जमीन है। इस पर 30 वर्ष पुराना शिवलिंग बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है, ये बात सही है। आपसे मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ कि आप ये आप क्या कोई फोटो, दूसरे खंड में जो आपने कहा कि हमने जांच कराई है, क्या कोई फोटोग्राफी कराई है? नहीं, फोटोग्राफी शिवलिंग पुराना है, मंदिर है, शिवलिंग है, क्या है वो बता दें। ये कोई अतिक्रमण नहीं है, 30-40 बरस पुराना चबूतरा बना हुआ है, वहाँ डेली पूजा होती है, कोई आज का अतिक्रमण नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इसका देख लें, मैं माननीय मंत्री महोदय को प्रस्तुत कर सकता हूँ। ये नया निर्माण है, इसकी फोटोग्राफी माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं ने, जो अधिकारी मौके पे गए उन्होंने भी की है। ये क्या गारंटी है कि आपने उसी चबूतरे की फोटोग्राफी करवाई है? हनुमान नगर में जब बात आई, हनुमान जी का जब मंदिर था, तब इन्होंने स्वयं, ये क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, ये क्या गारंटी कि इन्होंने उसी चबूतरे की फोटोग्राफी करवाई है? आप ये देख लें, जांच कर लें, मौके कर दें, ये मौके पे दिखा लें कि आपकी झोंपड़ियां बनी हुई है, आप फिर भी, और जो अतिक्रमी हैं, अगर आप उनके बारे में क्या आपको जानकारी है, आप जवाब दे दें। पहले पूरी मैं जो मेरी बात कह रहा हूँ, आप उनका जवाब दे दें। जो अतिक्रमी है वो कौन है, क्या आपको जानकारी है? क्या वहाँ कोई पूजा होती है? पूजा होती है तो कोई पुजारी का नाम बता दें, कब से पूजा होती है, 40 वर्ष का आप शिवलिंग बता रहे हैं या मंदिर बता रहे हैं, वो बता दें। वहाँ 30 साल पुराना चबूतरा बना हुआ है और लोग बाग वहाँ जो आसपास के निवासी हैं, 30 साल पुराने चबूतरे का क्या मापदंड आपको कैसे मालूम है? 30 साल पुराना चबूतरा बना, वहाँ के लोगों से जानकारी की है। वहाँ का निवासी मैं हूँ, मैं, मेरे पास फोटोग्राफी है। वहाँ से लोगों से जानकारी की वो है। जमीन बिल्कुल खाली पड़ी थी, पिछले 6 महीने में वहाँ कब्जा किया गया है। वहाँ जिन लोगों ने आपको ज्ञापन दिया है वो खुद कब्जादारी है, वहाँ उन्होंने कब्जा किया है। आपके पास जो लिस्ट है उसमें 11 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने उस पर कब्जा किया है और अपना मकान बनाना चाहते हैं मंदिर के माध्यम से, और ये जमीन पृथ्वीराज नगर में आती है। मंत्री महोदय, आपको जितनी भी जानकारी दी गई है वो अधूरी है और आपको अधिकारियों ने गलत तथ्य पेश किया। अच्छा, अब सही बात बता दूं क्या? सही बात बता दूं? अभी सबका बोल बंद हो जाएगा। अभी तक क्या गलत बता रहे थे क्या? अभी तक गलत बता रहे थे क्या? अध्यक्ष महोदय, ये क्या अध्यक्ष महोदय, क्या हाल है ये मंत्री जी का? अरे सुनो, ये सरकार है क्या? सुनो तो सही, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बड़ा अध्यक्ष महोदय, बड़ा खेद का विषय है। सदन के विषय का अधिकार अध्यक्ष महोदय कब्जा करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, बड़ा खेद का विषय है क्या? अरे सुनो तो सही है। आप सच बात कर रहे हैं, देर झूठ बोल रहे हैं। बताइए, इसका मतलब आपने जो कुछ पहले कहा वो झूठ है। मंत्री को तोड़ देते हैं और जमीन के पक्षधर मंत्री पहले बोले वो सच था, या बोल रहे हो सच है? सच बताने के लिए मंत्री जी उत्तर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, क्षमता को आप सही बात। अध्यक्ष महोदय, हकीकत ये है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय,
और माननीय मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ऐसा गैर जिम्मेदाराना ऑनरेबल मिनिस्टर ने दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन के विशेषाधिकारों का हनन है। ये सुनना नहीं चाहते, कौन सा गैर जिम्मेदार स्वभाव है? स्थान ग्रहण करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस शिवलिंग से लगी हुई जमीन, एक मिनट मंत्री जी आप विराजें। नहीं, एक मिनट नहीं, आप बैठे। आप लोग एक साथ ही इकट्ठे होकर के यूं बोलना शुरू करेंगे तो आपके प्रश्नों के जवाब नहीं आएंगे। मंत्री जी, आप तो केवल इतना बता दीजिए, ठीक है साहब, आप तो केवल इतना बता दीजिए कि नया निर्माण तो नहीं मिला तहसीलदार को, पुराना निर्माण जो थे 91 की कार्रवाई की क्या? 12 में जमीन की क्या उन्होंने कार्रवाई? पुराने कोई कब्जे हैं क्या? आप ये बता। माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिक्रमण है ही नहीं वहाँ पर। इसका जवाब आने दीजिए ना। आप एक मिनट सुन लो। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोल दूंगा तो बहुत बुरा हो जाएगा, तो कम से कम मंत्री महोदय ये जरूर बताएं कि किनका तो पोल खुल जाएगी और मंत्री जी का भी कितना हिस्सा, वरना इसे नहीं खोलना चाहते तो वो भी सच्चाई खोल दे। मंत्री महोदय सच्चाई नहीं खोलना चाहते तो हम नहीं मानेंगे कि मंत्री महोदय का भी। राम जी 7 महीने हो गए, नहीं तो लोग मुझे भी शांति धारीवाल बना देते। 7 महीने हो गए तो आप खोलिए, सच्चाई बताइए। नहीं लगा सकता मैं। मंत्री महोदय ने कहा शांति धारीवाल नहीं हूँ। पोल खुल जाएगा। ने क्या कर लिया वो बता रहे हैं आप? नहीं, धारीवाल का जो नाम ले रहे हैं उन्होंने क्या कर लिया? धारीवाल अगर उसको किसी दिन बना देंगे ना, धारीवाल का जो नाम ले रहे हैं उन्होंने क्या कर लिया? मंत्री महोदय ने कहा पोल खुल जाएगी। शांति धारीवाल ने तो जो काम किया है ना जेडीए का, वो किसी एक ने भी नहीं किया। विकास की गंगा बहाई है। एक मिनट भाई साहब, आप शांति जी का दोस्त हो, आप गुस्सा हो जरूरी स्वाभाविक है। एक साथ खड़े होके माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्हें जवाब देने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आप विराजें। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिला के हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य बीच में नहीं। हाँ, ये सही किया है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आंकड़ा उनके कार्यकाल में हुआ। आप जानते हो, आप बुलवाओ हुआ कि भ्रष्टाचार। अरे आप बुलवाओ तो करा लीजिए ना। हमारे राज में अगर गड़बड़ी हुई है, अगर भ्रष्टाचार को राज में आप कार्रवाई करो ना। आपको कोई रोक रहा है क्या? आप जांच करवाइए। आप ऐसे का पूर्व मंत्री बच नहीं सकता। आप जांच करवाइए ना। जांच करवाइए। आप जांच जानकारी होना चाहिए। जांच करवाइए इस बात की। जांच तो करवाते नहीं हो, खुलेंगे आपके भी कारनामे, सब जानते हैं कि कहां से कहां पहुंचे। सदन के पटल पे खोलो, सदन का बटन इसलिए अध्यक्ष महोदय हो तो खोलो। अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति हाउस में नहीं है उनके ऊपर इस तरह का आप जवाब सुनना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, शांति धारीवाल का नाम एक्सपेल कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, जवाब के विषय में जो मैं जवाब देना चाहता हूँ, उसका नाम ले रहे, धारीवाल का नाम नोटिस का नाम ले रहे। जो सदन में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूँ। और आप उस आरोप को रखने से एक्सपेल कराइए उसको। ऐसे आरोप लगाए इन्होंने, और आरोप लगाना गलत आरोप लगाया है। और मंत्री जी का आरोप लगाया, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, और इस वर्ड को आप एक्सपेल करवाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, आपके निर्देश का हम पालन करेंगे, पर जिस तरह से माननीय मंत्री लगातार गैर जिम्मेदाराना आचरण कर रहे हैं, आप उनको भी तो कुछ को। कभी किसी एक्स मिनिस्टर का नाम ले रहे हैं कि वो करप्ट थे, कभी आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने पीछे छोड़ दिया, एक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी कह रहा है उन्होंने बहुत घोटाले किए, तो आपकी सरकार आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? करो आप कार्रवाई। आप में हिम्मत हो तो पूरे 5 साल की जांच कराओ। आप एसीडी को तो पूरे मामले इस तरह से गैर जिम्मेदार वक्तव्य दे रहे हैं। आप मंत्री महोदय का जवाब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अगर जांच करवाई तो एक एक मंत्री प्रतिपक्ष का नहीं बचेगा। हम विकास में विश्वास रखते हैं, हम जांच के लिए नहीं रखते हैं। आप ये सत्य कर सत्य, आप 1.25 साल के क्या कर रहे हैं? कराए हो ना जांच, 1.25 साल हो गया, क्या हो गया? आप जांच कराइए। आप जवाब क्यों नहीं सुनना चाहते? जब अध्यक्ष आसन का आदेश हो गया, जवाब सुनना चाहिए। आपकी उपस्थिति में इस तरह से गैर जिम्मेदार तरीके से आरोप लगाना ये सदन की गरिमा के खिलाफ है, और जो सदस्य यहाँ है नहीं, स्थान ग्रहण करें। मंत्री स्थान ग्रहण कर रहे हैं, आपके आदेश की पालना कर रहे हैं, परंतु आप क्या इस लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था को जब वो इर्रेलेवेंट रूप में नाम ले रहे हैं और फिर भी आप क्यों विराज रहे हैं?
कैसे नाम लिया इन्होंने? जब विवाद पैदा हुआ आज किसी मंत्री का जो इसका सदस्य ने उसका कैसे नाम लिया? जब विवाद पैदा हुआ उस कारण तो वो है, आप रोके तो उनको रोके। उसका राजस्थान सरकार का मंत्री नाम ले रहा है। मैं शांति धारीवाल हो जाता, शांति धारीवाल ने क्या कर दिया ऐसा? अगर शांति धारीवाल ने कोई गलती की है तो आप जांच करिए ना, जांच के आदेश कराइए, जांच करिए। अगर गलती में है तो फांसी की सजा दीजिए। हम आदमी है ना, कोई खड़ा होकर कह रहा है एक एक मंत्री के यूं हो जाएगा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तुम्हारे में है शक्ति, जांच कराइए सरकार के मंत्रियों की। कोई भ्रष्ट आदमी है क्या शांतिलाल? बोले नहीं। आपका मंत्री कह रहा है कि 7 महीने में ऐसा करता शांति धारीवाल बन जाता। माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन नहीं करना चाह रहा था, राजस्व नियमों से भली भांति आप भी परिचित धारीवाल ने हैं। महान काम किया या खराब काम किया, दोनों में से एक बात स्पष्ट करिए। शांति धारीवाल ने अगर खराब काम किया तो वो भी कहिए। आपके संसदीय सचिव ने कहा है, क्या शांति आपके संसदीय सचिव ने कहा है, उन्होंने बहुत घोटाले के लिए कहा है, जो घोटाले उन्होंने कहा है जांच कराइए। आप बेकार में बात कर रहे हैं, आप जांच कराइए, आप नोटिस देके आइए। जो सदन का मेंबर नहीं है उसको आप कैसे दीजिए? और अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष जी, मेहरबानी करके माननीय अध्यक्ष जी, निवेदन करना चाहूँ। मेरा प्रश्न आरोप लगाते हैं, ये अच्छी बात नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है, आप राजस्व नियमों से भली भांति परिचित हैं। 30 वर्ष पहले और 6 महीने पहले का रिकॉर्ड की बात आ रही है। राजस्व नियमों में ये प्रक्रिया में ये शामिल है कि यदि कोई भी अतिक्रमण आता है तो उसका उल्लेख आता है। 30 वर्ष के रिकॉर्ड में दर्ज है क्या इसका अतिक्रमण? शिवलिंग का उसमें उल्लेख है क्या? जब तो मान जाएंगे रिकॉर्ड है, और यदि नहीं है तो रिकॉर्ड 6 महीने का है। आप सीधा दिखवा लें। अध्यक्ष महोदय, जमाबंदी में, गिरदावरी में सब में उल्लेख आता है। मेरी जवाब तो दिखवा लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये शिवलिंग 30 वर्ष पुराना है, फिर भी जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं कि उस पर किसी प्रकार का निर्माण हुआ है, तो चूंकि धार्मिक मामला है ये, इसको एसपी कलेक्टर से मैं इसकी कानून व्यवस्था की जानकारी करते हुए इसकी जांच करवा लूंगा। ये धार्मिक मामले की बात नहीं है, ये मामला रिकॉर्ड की बात है। जब पहले मंदिर तोड़वाया था वो धार्मिक मामला नहीं था क्या? मामला धार्मिक का नहीं है, मामला धार्मिक हो गया। 30 वर्ष पुराना रिकॉर्ड में दर्ज है क्या? उसका उल्लेख है क्या? बात ये आ रही है तो धार्मिक नहीं है। अरे जवाब तो सुनो यार। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपके काम अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय जांच करवा लेंगे, कानूनी पक्ष अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय 170 मंत्री जी, प्रश्न संख्या 170। आप तो जो पोल खोलने वाले थे वो पोल खोलो। आप तो वो पोल खोलने वाले थे, आप चुप क्यों? हम चुनौती देते हैं आपको, आप खोलो पोल। अरे सुन तो सही यार, अकल का ठेका तेरे ही नहीं है। अरे सत्य बात कहो, सत्य बात। अध्यक्ष साहब ये सत्य बात करे, सत्य बात इनसे आखिर सत्यता क्या? प्रश्न संख्या 170। माननीय अध्यक्ष महोदय, 170 जो शिवलिंग है, इसके मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। हाँ मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो शिवलिंग है इसके पास दुर्रू मियाँ एक नेता है कांग्रेस के, उनके पीए की जमीन है मैथिली शर्मा के नाम की। वो इस जमीन पे कब्जा करवाना चाहता है, इसलिए उन्होंने मतलब ये रमेश जी खींची के मार्फत ये प्रश्न उठवाया है। बहुत गंभीर और गलत बात कह रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन का सदस्य हूं, मुझे अधिकार है, मैं सवाल उठा सकता हूं। मुझे कि दूसरे कहने से थोड़ी सवाल उठाऊंगा। दूसरा 170 अध्यक्ष महोदय 170। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। सदन के 2 माननीय सदस्यों के खिलाफ द्वारा इस तरह का पर्यटन स्थलों पर पर्यटन तरीका हुआ। वो सदन के सदस्य हैं। आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैं अपना सवाल पूरा करूं, उसके बाद मेरा पूरा जवाब आ जाए, उसके बाद आप अध्यक्ष महोदय रिकॉर्ड करवाइए। ये तो अधिकार दीजिए मेंबर को बोलने का। ये बात ये तो तरीका नहीं है। एक आरोप लग जाए माननीय सदस्य पर, आप रिकॉर्ड में करेक्ट नहीं करना चाहे, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इस सदन का सिद्धों से किया मतलब आपको ये विधानसभा को मजाक कर रखा गया। उनको सदन आपको माननीय सदस्य के रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसकी जमीन है, माननीय मंत्री ने आरोप लगाया है कि इन्होंने इस कारण प्रश्न उठाया। आसन पांव पर है, आप कृपया स्थान ग्रहण करें।
अक्टूबर से आने वाले माननीय आप स्थान ग्रहण करिए पहले। सदन के माननीय पहले सदस्य स्थान ग्रहण करें आप। पहले आप मुझे सुनेंगे। जो माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य हैं, यदि उन पे किसी प्रकार का भी आरोप या उनकी कोई बात कही जाती है, उन्हें मौका मिलेगा, वो आकर के अपना स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं, अपनी पूरी बात कह सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। इसलिए मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। वो वेग है, असली है, वो अलग बात है। वेग है तो आके कह देंगे। कोई सदन के ये भी तो सदन के सदस्य हैं, ये भी कहेंगे वो। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न नहीं है। मंत्री महोदय ने ये कहा है कि इनसे प्रश्न इसलिए उठाया गया। क्या कहा? आप सुनिए, क्या रिकॉर्ड दिखाइए। आप क्या कहा? क्या कहा? आप मुझे रिकॉर्ड क्या करवाया? आप रिकॉर्ड दिखाइए। आप ये सदन में कोई माननीय सदस्य प्रश्न पूछता है, उस पर मोटिव लगाने का मतलब सदन की कार्रवाई बेकार होना। आपको ये रिकॉर्ड उठा के देखना पड़ेगा। ये जितने माननीय सदस्य प्रश्न उठा रहे हैं, हम ये जवाब लगाएं कि माननीय मंत्री ने पैसे का क्या उत्तर लगाया, ये जवाब होगा क्या? ये क्या उत्तर होगा क्या सबूत है? अध्यक्ष महोदय, कोई आपको कोई निर्णय करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आरोप लगाऊंगा आपके मंत्री महोदय ने पैसे का क्या उत्तर लगाया, आपको ये अधिकार नहीं है। आपको भी अधिकार नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको भी अध्यक्ष महोदय अधिकार नहीं है। बहुत बड़ा ये सदन अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपको रिकॉर्ड उठा के देखना चाहिए। करना चाहते हैं ये बताएं। क्या बताएं? हम आरोप लगाए कि मंत्री ने पैसा खा के, आरोप है क्या? ये कोई ठीक ढंग की बात है क्या? आप आरोप लगाए, सदन की गरिमा से होती है। का ज्ञान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। माननीय मंत्री महोदय ने ये कहा कि प्रश्न इसलिए उठाया गया, ये मंत्री समाधान कर दूं नाथ द्वारा से आने वाले माननीय सदस्य का। इस सदन की परंपरा भी रही है और ऐसे अनेक मौके आए हैं इस सदन में कि जब प्रश्न का उत्तर देते समय जब आप लोगों ने बहुत अधिक इस बात की अपेक्षा की कि भाई किसने किया, यदि उन्होंने कहा है कि ऐसा किया है, तो माननीय सदस्य को मौका है इस बात का अपना स्पष्टीकरण देने का। इसलिए वो दे सकते हैं। अवैध कब्जे के बारे में पूछा कि अवैध कब्जा किसने किया, और उन्होंने बता दिया अवैध कब्जा किसने किया। इसमें क्या गलत बात होगी? के पर्यटन स्थलों पर पर्यटन साहित्यों को प्रकाशित कर वितरित किया जाता है। जिला पाली में पर्यटकों की सुविधा हेतु राजस्थान पर्यटक विकास निगम की 3 इकाइयां पनिहारिन, पाली, शिल्पी, रनकपुर वित्तीय वर्ष 1989-99 में म्यूजियम के लॉन में जन सुविधाओं के निर्माण हेतु राशि 5 लाख की योजना स्वीकृत की गई है, जिस पर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा निर्माण कार्य 4.40 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं। शेष कार्य 31/3/2005 तक पूर्ण कर दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, सिरियारी जिला पाली तहसील मारवाड़ में सोजत सिटी से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। उक्त स्थल जैन तेरापति समुदाय के आचार्य श्री भिक्षु समाधि स्थल के रूप में विख्यात है। इस स्थल पर भादवे की 13 को प्रति वर्ष वार्षिक मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में यात्री आते हैं। 26 दिसंबर 204 को आचार्य भिक्षु द्वितीय शताब्दी महोत्सव के अवसर पर श्री L.K. अडवाणी एवं श्रीमती वसुंधरा जी राजे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान आदि समारोह में उपस्थित थे। उनके समक्ष उक्त स्थल को होली टूरिस्ट सेंटर के रूप में घोषित करने की मांग की गई थी। डॉक्टर चंद्रशेखर वैद, सदस्य राजस्थान विधानसभा ने भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र दिनांक 1/10/2004 द्वारा उक्त स्थल को होली टूरिज्म सेक्टर घोषित करने के संबंधित अनुरोध किया है, जिसके प्रति उत्तर में देवस्थान विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्य योजना इसको विकसित करने के लिए बनाई जा रही है। सालासर महादेव की जो स्थान है वो मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। यह प्राचीन महादेव मंदिर है और ये धार्मिक आस्था का केंद्र है। यहाँ शिवरात्रि के अवसर पर वार्षिक मेला लगता है, जिसमें 15 से 20 हजार यात्री आते हैं। यहाँ पहुँचने की सड़क मरम्मत योग्य है और हम इस पे अवश्य विचार करेंगे। धन्यवाद। मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मैंने
धारेश्वर महादेव के मंदिर को, जो बहुत पुराना है मंदिर, उसको विकसित करने के लिए 3 किलोमीटर की सड़क बाकी थी, उसका भी पत्र आपको भेजा था, उसकी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई, कोई जवाब भी नहीं मिला। महोदय, मेरा निवेदन है कि मीना की जन्मस्थली कुड़की और मगरमंडी दोनों बहुत ऐतिहासिक महत्व के स्थान है। इन दोनों स्थानों को विकसित करने का मंत्री महोदय विचार रखती है कि नहीं रखती? आपने सड़क की जो बात करी थी, हमारा पूरा ये इसमें योजना है 2005 से 2006 तक कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको विकसित किया जाएगा और उनको सड़क की जो भी जहाँ पे कमी है उसको पूर्ण रूप से पूरा किया जाएगा। मंत्री जी ने चंद्रशेखर सरदार साहब से आने वाले उनका जवाब दिया है। मेरे पत्र का तो इन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया जो मैं पूर्व में लिख चुका हूँ, बताया ही नहीं। आप पूछे कौन से स्थान के लिए पत्र लिखा मैंने? धारेश्वर महादेव सोजत का पत्र लिखा था। ये वैसे तो मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, पर फिर भी मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ कि ये मंत्री महोदय पाली जिले का पर्यटन स्थल है, पाली जिले की बात कर रहा हूँ मैं। तो पाली जिले का हम कह रहे हैं कि सड़क के जो भी निर्माण है वो अवश्य हो जाएंगे। श्री जीतमल खाट एब्सेंट, श्री वीरेंद्र बेनीवाल। प्रश्न संख्या 172। अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, 1828 किसानों को भूमि आवंटित की गई, सूची परिशिष्ट के संलग्न है। खंड 2, जी नहीं, केवल 48 प्रकरणों में भूदान बोर्ड एवं उपखंड अधिकारी द्वारा एक खसरे में आवंटन दिए जाने से सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न हुए, सूची परिशिष्ट ख संलग्न है। खंड 3, खंड 2 के अनुसार। खंड 4, समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या 3A-126 उपशासन 71 पार्ट 1 दिनांक 6/3/2002 एवं F2/12 राजस्थान 6/92 पार्ट दिनांक 30/11/2004 के द्वारा जिला कलेक्टर बीकानेर को आदेशित कर दिया गया है। आदेश की प्रतियां परिशिष्ट गए पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या जिस पत्र का हवाला दिया जा रहा है दिनांक 6/3/2002 और उसके बाद दिनांक 30/11/2004, इस पत्र को जिसको कि आंशिक रूप से लागू किया गया, क्या माननीय मंत्री महोदय इसको पूर्ण रूप से लागू कराने का विचार रखते हैं? क्या इसके साथ साथ जिन विस्थापित काश्तकारों की भूमि का प्रकरण अभी विवादास्पद है, उनको अन्यत्र भूमि अगर वो स्थानांतरण चाहते हैं पूर्व की भांति, तो क्या उनको स्थानांतरण करने की सरकार इजाजत देने का मंशा रखती है? अध्यक्ष महोदय, लोंकन से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पसंद किया है और जो हमने जो परिपत्र दिया है, उन दोनों परिपत्र इसी उद्देश्य से दिया गया था, जिन काश्तकारों को जमीन अलॉट कर दी गई और आपके छत्तीसगढ़ के अंदर जिन काश्तकारों को जमीन दी गई, उसके अंदर कुछ काश्तकारों को दोहरी, जो एक तो भूमि भूदान बोर्ड की जमीन थी और अध्यक्ष महोदय कुछ महाजन फील्ड फायरिंग वालों को जमीन देनी थी। तो ऐसे मामले के अंदर कुछ दोहरा आवंटन हो गया था और दोहरा आवंटन हो गया तो ये दोनों परिपत्र उन्हीं परिप्रेक्ष्य के अंदर निकाले गए थे और आज भी केवल 48 जहाँ 1828 मामले जब भूमि आवंटन का था और केवल 48 मामले ऐसे रहे जिनके अंदर कहीं टिल्ला था तो काश्तकार जमीन वो लेना नहीं चाहता था, कहीं भूदान और रेवेन्यू बोर्ड ने उपनिवेशन विभाग ने
अलॉट कर दिया, तो ऐसे थोड़े ही मामले हैं और उसको एक्सचेंज करने की मतलब हमारी कमेटी बनी हुई है और उसकी केवल जो पात्रता रखता है सिंचित भूमि का असिंचित हो जाना, भूमि तारबंदी, सड़क या वन विभाग में आ जाना और भूमि के नहर में आ जाना और दोहरा आवंटन, ये जो इस कैटेगरी के अंदर यदि कोई काश्तकार आता है तो ये एक्सचेंज और विनिमय किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, समाप्त हुआ, प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए इस विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री कारूभाई मीणा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ये शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ। पूर्व सदस्य श्री कारूभाई मीणा का जन्म 8 अप्रैल 1926 को चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील के हिंगोरिया ग्राम में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की। श्री कारूभाई मीणा छठी राजस्थान विधानसभा 1977 से 1980 में प्रतापगढ़ सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप नियम समिति के सदस्य रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री मीणा अपने क्षेत्र के विकास तथा अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री कारूभाई मीणा का दिनांक 28 फरवरी 2005 को निधन हो गया। मैं दिवंगत श्री मीणा को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दें। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम शांति शांति शांति। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री प्रद्युम्न सिंह सदस्य विधानसभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 24 मार्च 2005 से 17 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए? अनुमति प्रदान की गई। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री जीतमल खांट सदस्य की ओर से सीटीओ आबू रोड द्वारा नियमों को ताक में रखकर 12,000 रुपये की जबरन वसूली करने के संबंध में। श्री संयम लोढ़ा एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से सोजत में सांप्रदायिक हिंसा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। श्री हरिमोहन शर्मा सदस्य की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में तूफान व ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा देने के संबंध में। श्री जुबेर खान एवं 12 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में ओलावृष्टि के कारण किसानों के तैयार फसल के बर्बाद होने के संबंध में। यद्यपि इन स्थगन प्रस्तावों पर मैं प्रस्ताव के रूप में तो अनुमति देने में असमर्थ हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि ओलावृष्टि के कारण किसानों की तैयार जो फसल बर्बाद हुई है उस संबंध में राज्य सरकार एक वक्तव्य दे। श्री बाबूलाल नागर एवं एक अन्य सदस्य की ओर से पुलिस थाना जैतारण के गांव भेड़ कला में एक दलित युवक की दिन दहाड़े हत्या की घटना के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव
इतनी गंभीर प्रकृति का नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा की जाए, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूँ, लेकिन इस संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करके और उस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। 295 कहाँ है? प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री ब्रजकिशोर शर्मा सदस्य की ओर से जयपुर शहर की यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था में सुधार करने के संबंध में। श्रीमती सूर्यकांता व्यास सदस्य की ओर से जोधपुर शहर की सड़कों की स्थिति सुधारने के संबंध में। श्री हरज्ञान सिंह सदस्य की ओर से भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के संबंध में। श्री लालचंद सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र राजसिंह नगर के किसानों की राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान करने के संबंध में। श्री रामनारायण मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नैनवा में भूमिगत जल स्तर में बढ़ोतरी के लिए एनीकट का निर्माण कराए जाने के संबंध में। माननीय सदस्यों को उनके प्रस्ताव पढ़ने की अनुमति होगी। ना पर्ची उसका सबसे पहले श्री ब्रजकिशोर शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब देश इस साल दांडी मार्च की 75वीं सालगिरह मना रहा है और गुजरात के अंदर उस 75वीं सालगिरह के मौके पर आप पद यात्रा के मौके को मानते नहीं, पद यात्रा के माध्यम से व्यवस्था फैलाते हैं। महात्मा गांधी के उन महान आदर्शों और विचारों को से पूरे देश को जोड़ने की जब प्रयास कोशिश की जा रही है और विदेशों से भी सैकड़ों की संख्या में लोग उस दांडी मार्च में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और पूरा देश सर्वधर्म सर्वभाव के विचारों से जुड़ना चाहता है और महात्मा गांधी के उन महान आदर्शों पर समाज को ले जाने की दिशा में पूरा देश योगदान करना चाहता है। ऐसे वक्त में राजस्थान की ये सरकार उन महान आदर्शों को चकनाचूर करना चाहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान सोजत के उस हिंसा से उबलते हुए माहौल की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। होली का त्योहार प्राप्त कर रही हूँ, हमारी एक सांस्कृतिक एकता का त्योहार है, एक दूसरे के आपसी संबंध को मजबूत करने का त्योहार है। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज करने की अनुमति नहीं दूंगी मैं। हिंसा से सोजत चल रहा है, वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने वहाँ अराजकता मचा रखी है। निर्दोष लोगों के मकान जला दिए, निर्दोष लोगों की दुकानें जला दी, मस्जिद के ऊपर हमला कर दिया और इस सरकार का बात खाने में बैठकर उन निर्दोष लोगों ने हिंसा को बढ़ावा दिया है। मैं अध्यक्ष महोदय, ऐसे वक्त में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, विधानसभा के अंदर आपको जवाब देना होगा। अध्यक्ष महोदय, ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सोजत के अंदर गुजरात सरकार उसको एक्सप्लेन किया जाए के ऊपर चलते हुए अध्यक्ष महोदय राजस्थान की सरकार के जो बोले गए हैं उनके कारण से कार्रवाई से अध्यक्ष महोदय सोजत के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ वहाँ पर खानी चाहिए थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 घंटे सरकार कार्यकर्ताओं के द्वारा अध्यक्ष महोदय मुख दर्शक खड़ी देखती रही और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के माध्यम से माननीय सदस्य लोढ़ा जी से थे उनको पूछना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि होली का जुलूस जा रहा था और उस जुलूस पे किन लोगों ने पथराव किया और किन लोगों ने शुरुआत की दंगे की? ये झूठ है, सरासर झूठ है ये। माननीय अध्यक्ष महोदय, दुकानें जलानी शुरू की क्या समाज पे अत्याचार हो, क्या समुदाय के लोगों को दुकानों को जलाते रहे और मस्जिद पर हमला करते रहे और सरकार का
हमसे सरकार से ये मांग करते हैं हम कि वहाँ पर सोजत के अंदर आगजनी करने वाले लोगों के खिलाफ और वो बीजेपी के कार्यकर्ता जिन्होंने मस्जिद के ऊपर गुब्बारे फोड़े, मस्जिद के अंदर जाकर रंग फेंका और वहाँ के काजू के साथ में मारपीट करी, सामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुराना काम है और सोजत में पत्थर कांग्रेस के ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण कृपया स्थान ग्रहण करें। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य आप भी शामिल हैं सदस्यों में। मैं इस सदन के अंदर अव्यवस्था फैलाने की किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा। तीन घंटे तक मान्य एक मिनट अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव दिया है और ये इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। आप एक मिनट सुन तो लें। आप तो थे नहीं, मैंने व्यवस्था दे दी उसमें। मैं यहीं था, मैं कहाँ था? मैंने उसमें व्यवस्था दे दी। आपने व्यवस्था दी है तो उस व्यवस्था के बारे में निवेदन कर रहे हैं। आज सोजत चल रहा है, वहाँ पर कानून नाम का कोई राज नहीं। तो 2 घंटे तक वहाँ दुकानें चल गई, 28 दुकानें के अंदर मकान जल गए। व्यवस्था स्वयं जाकर आग लगवा रहे थे वहाँ पे। आप क्या भाषण दे रहे हो? वहाँ पर आप आग लगवा रहे थे थाने में बैठ के। आपने हिंसा फैलाई है सारी। 3 घंटे तक सोजत को जलाने का काम आपने किया है। अध्यक्ष महोदय, आपके हाथ खून से रंगे हुए मंत्री से आप थाने में बैठकर सारा कुछ करवा रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के खून से रंगे हुए खून से। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन निर्दोष माननीय सिरोही से आए हुए सदस्य लोगों के ऊपर अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि होली का जो जुलूस जा रहा था। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण, प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं, आप स्थान ग्रहण कर लें। प्रतिपक्ष के नेता खड़े होते हैं। अनुमति दिया तो हम सब बैठते हैं। अगर आपकी अनुमति से बोल अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से बोल भाजपा सरकार के राज के अंदर आपकी अनुमति से व्यवस्था फैला रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से व्यवस्था फैला रहे हैं। कानूनी व्यवस्था प्रतिपक्ष के नेता नहीं है, प्रतिपक्ष के नेता के काबिल नहीं है। बात क्या कह रहे हैं, वो कह चुके हैं। मैंने ये तो अशोक गहलोत था। अध्यक्ष महोदय, मैं अशोक गहलोत थे। मैं वहाँ जाके आया हूँ। अध्यक्ष महोदय, अरे ये तो राधे श्याम जी के वो हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये तो राधे श्याम जी के साथी हैं। अगर आप कहेंगे आप ऐसा है कि ये राधे श्याम जी के साथी हैं, वो ज्योति उनके नाम ले रही हैं, वो मुख्यमंत्री की सैंडल साफ करते हैं, उनके नाम बताओ आप। तो सैंडल साफ करने वालों में ये खड़े हैं ना दोस्तों। आप हो सर्वशक्तिमान, आप हो सैंडल खड़े करने वाले आप खड़े हो दोस्तों। आप जिस किस्म से बोलते हैं और जिस किस्म से बात करते हैं वो सब जनता जानती है। आपने मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहा था? आपने ऐसा है, आपने जो कहा है, और जो आए जो बोलते रहते हैं। आपने मुस्लिमों को बाप को छुपाने के लिए बहुत सालों तक माननीय सदस्य, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने काफी बार नाम पुकारा आपका, आप पे कोई असर नहीं हुआ। माननीय सदस्यगण, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो प्रश्न उठाया सोजत का, उतनी चिंता सरकार को भी है और सरकार भी इस बारे में, जब मैंने कह दिया कि जानकारी प्राप्त की जा रही है, जब मैंने कहा जानकारी प्राप्त की जा रही है तो होम मिनिस्टर बताएंगे कुछ लोग चल जाएंगे, मर जाएंगे, उसके बाद जानकारी कौन देगा? चिंता होती तो सरकार खुद ये कहती कि हमको वक्तव्य देना है। सरकार को चिंता होती तो खुद कहना चाहिए था कि सरकार इस इंसिडेंट के ऊपर वक्तव्य देगी। सरकार की चिंता नहीं तो यार सरकार की चिंता, सरकार को तो जैसी चिंता है पता है। सरकार को अगर चिंता होती तो खुद वक्तव्य देती हो। 26 तारीख को 6 बजे मैंने इनको टेलीफोन पर कहा है और इन्होंने कहा मुझे सूचना मिल गई है। 26 तारीख अध्यक्ष महोदय, वेल में आने का विचार है प्रतिपक्ष का। अब ये वॉकआउट करना चाहते हैं, इनको बाहर जाने दो ताकि सदन की कार्रवाई। अध्यक्ष महोदय,
हमेशा तैयार रहती है, आज भी तैयार है। प्रतिपक्ष के सदस्य ये वोट, अभी तो चुनाव बहुत आगे हैं, अभी कोई वोट नहीं पड़ रहे हैं। सरकार बनी है, ये सरकार है। सरकार को चिंता होती तो सोमोटो कहना चाहिए था कि सरकार इसके ऊपर वक्तव्य देगी। अध्यक्ष महोदय, धार्मिक उत्सव के दिन दंगा हो जाए, ये वोट बटोरने का तरीका अच्छा है। माननीय सदस्यगण, गृह मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या आप सुनना नहीं चाहते? गृह मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गृह मंत्री जी आप खड़े हुए। गृह मंत्री जी, गृह मंत्री खड़े हैं। बैल में खड़े होकर के आपको सीधा संवाद करने का अध्यक्ष से कोई अधिकार नहीं है। आपको मुझसे कुछ आसन से कहना है, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। स्थगन प्रस्ताव का बीच में नहीं बोले हैं। स्थगन प्रस्ताव जिन्होंने दिया है, स्थगन प्रस्ताव के ऊपर जब मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं तो बीच में आप नई क्या बात कहना चाहते हैं प्रतिपक्ष नेता? ये तो कहीं नहीं, आप बैठे बैठे नहीं बोलेंगे, बैठे बैठे नहीं बोलेंगे आप। तो मेरे समझ में नहीं आ रही है कि आप बीच में क्या कहना चाह रहे हैं। बात कर रहे हैं आप, बात नहीं रहते। तो स्थगन ये क्या तरीका, आप सुनने चाहते हैं? बंद कर दीजिए उसको। स्थगन प्रस्ताव मुझे तो बोलने दो, सरकार के मंत्री थाने में बैठ कर कर रहे थे, ये तो बताने दो राजस्थान की जनता को। जी तो बोल देंगे, मंत्री जी की बात बिल्कुल नहीं है, 2 मिनट बोलने दें, इनको क्या तकलीफ है? आप इनकी बात तो सुनो। मंत्री जी की बात हम सुन रहे हैं, 2 मिनट अपनी बात करेंगे, इनको क्या तकलीफ है आपको? आपने इनको अवसर दिया, उन्होंने बोलने नहीं दिया, अब आप इनकी बात तो सुनो। आपको न्याय करना चाहिए, आप कर रहे हैं, इनका अधिकार है, बोलने में क्यों रोक रहे हैं? इनकी बात सुनने के बाद उनका वक्तव्य सुन लेंगे। एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, समुदाय के लोग साथ बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं और कर्फ्यू में कल भी ढील दी गई थी। आज भी सवेरे 4 बजे से लेकर के और 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। शांति का वातावरण कायम हो रहा है और ऐसे में अध्यक्ष महोदय, कर्फ्यू से इनका कोई लेना देना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि प्रतिपक्ष अल्पसंख्यकों के वोट बटोरने के लिए महज ये नाटक हो रहा है और कोई सोशल सिटी से लेना देना नहीं है। ये किस मुंह से बोल रहे हैं? ये 200 चूहे खा करके हज करने चाहिए। अगर वाक्य में गंभीरता होती तो गृह मंत्री जी जब अध्यक्ष महोदय खड़े हुए, हम चाहते हैं योगदान नहीं डालना चाहिए था। फर्जी पक्ष के नेता को भी बोलने दिया जाए और गृह मंत्री जी अब तक वहाँ जाकर आ चुके होते। फर्जी पक्ष के नेता को बोलने दिया जाए। हमें बोलने का अधिकार भी नहीं। खुद वहाँ पर गया था, आप सुनना भी नहीं चाहते। ठीक 5:30 बजे मैं आप पहुँचा हूँ। ये प्रतिपक्ष के नेता आग लगाना चाहते हैं। स्थान ग्रहण करें। ये क्या 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 बोल रहे हो आप? हमने तो बहुत बुझाना चाहते हो। अध्यक्ष महोदय, तो मुख्यमंत्री लगा रही है, वातावरण कायम हो रहा है और तुम्हारा समुदाय साथ में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं और ऐसे में ये आग लगाना चाहते हैं। फिर से स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। ये आसन आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये आसन नियमों से और प्रक्रियाओं से बंधा हुआ है और इस आसन को गाइड करने का अधिकार न प्रतिपक्ष को है न सत्ता पक्ष को है। अध्यक्ष महोदय, हम जुल्म ढाने वाली सरकार की एक बात नहीं सुनेंगे। पहले प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे, उसके बाद में दूसरी बात सुनेंगे। बोल रहे हैं आप बीच में बोल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, जब मैंने ये व्यवस्था दे दी कि जानकारी प्राप्त की जा रही है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है यहाँ पे। जानकारी प्राप्त करने का मतलब ही ये था कि बीच में बैठे बैठे क्यों बोल रहे हैं आप? कोई बीच में बैठे बैठे नहीं बोलेगा। जब मैंने आसन ने ये व्यवस्था दे दी
कि जानकारी प्राप्त की जा रही है, उसका मतलब ही ये है कि सरकार ने कॉग्निजेंस ले लिया और सरकार उचित समय पर उस बारे में वक्तव्य देगी। इसका मतलब ही ये था। फिर मेरे बात समझ में नहीं आई। आज ही जलाए जा रहे हैं, आज ही वक्तव्य दो, आज ही कोई कार्रवाई करो। माननीय सदस्य, आप कृपया नियमों की जानकारी करें और नियमों के मुताबिक ही आचरण करें तो उचित रहेगा। तो उसका मतलब यही था। और जब खड़े हो गए गृह मंत्री जी, वो जब जवाब कुछ कहना चाह रहे हैं, तब आप लोग बीच के अंदर शोर मचा करके बैल में आके नारे लगा रहे हैं। ये कहाँ की बात, ये कौन से नियमों में प्रावधान है? मैं तो बोलूं यार, स्थगन प्रस्ताव मेरा है। आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? अध्यक्ष महोदय, पहले मुझे तो बोलने दो। आप कोई निवेदन नहीं है। मैंने तो पूरी बात ही निवेदन नहीं की। कोई निवेदन नहीं। नो नो, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का मंत्री वह थाने में बैठकर अल्पसंख्यकों की दुकानें जलवा रहा था। पर्ची दी गई है डिगोद विधानसभा की सांगोद व डिगोद तहसील क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद हेतु अतिरिक्त केंद्र खोलने के क्रम में यदि श्री भरत सिंह बोलना चाहें तो 3 मिनट का समय है, बोल सकते हैं। पाली जिले के मोहन मेघवाल ने संयम लोढ़ा ने पर्ची दी है। पाली जिले के मोहन मेघवाल हत्याकांड के संबंध में यदि संयम लोढ़ा बोलना चाहें तो 3 मिनट का समय मैं देने को तैयार हूं। श्री मांगीलाल गरासिया ने गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में शीतलहर से फसल नष्ट होने, पानी की भयंकर समस्या एवं अकाल राहत में अपर्याप्त श्रम से श्रमिकों के कारण जो समस्या है उस पर चर्चा करना चाहते हैं। यदि मांगीलाल जी गरासिया बोलना चाहें तो 3 मिनट का समय दिया जाएगा। श्री यूनुस खान सदन की मेज पर रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा 35(3) के अंतर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 सदन की मेज पर रखता हूं। श्रीमती उषा पूनिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(a) के अंतर्गत राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 सदन की मेज पर रखती हूं। श्री शांतिलाल चपलोत। अध्यक्ष महोदय, उपक्रम समिति। मैं आपकी अनुमति से शांतिलाल जी सूची में किए लिए उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति 2004-2005 के 9 प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं। सरकार इन्होंने कहा का नाश हो। मैं आपकी अनुमति से विधानसभा क्षेत्र बाली की गोरिया से पदराड़ा वाया बिस्मा ग्रेवल सड़क का डामरीकरण करवाने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्तांतरित बाली विधानसभा क्षेत्र के जवाई बांध कैचमेंट एरिया में भूजल स्तर बढ़ाने हेतु 2 मीटर तक के निकट सब सरफेस बैरियर निर्माण करवाने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्तांतरित याचिका उपस्थापित करता हूं। श्री भागीरथ चौधरी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजकीय यज्ञान चिकित्सालय किसरठ में हृदय रोग विशेषज्ञ का पद स्वीकृत करने बाबत 3 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं राजकीय यज्ञान चिकित्सालय किसरठ में टेली कार्डियोलॉजी परियोजना की स्वीकृति बाबत 3 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं। श्री कांति प्रसाद मीणा। कांति प्रसाद मीणा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से थानागाजी अलवर में स्टेट हाईवे संख्या 55 किशोरीवाड़ा रोड का पुनर्निर्माण करवाने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित करता हूं। थानागाजी अलवर विधानसभा क्षेत्रीय ग्राम पंचायत नारायणपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने
तथा किशोरी में स्थित एड पोस्ट के स्थान और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्तांतरित करता हूं। धन्यवाद। श्री राकेश मेघवाल, श्री राकेश मेघवाल, राकेश मेघवाल, श्री महावीर प्रसाद जैन। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 8वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। कार्य सलाहकार नहीं है, वित्तीय समितियां हैं आपकी, वित्तीय समितियों के लिए करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति 2005-2006 के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान के विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचाली संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति के 2005-6 के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाए। इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति ख 2005-6 के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाए। चौथा, इस सदन के सदस्यों द्वारा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233 खा 1 के द्वारा निर्दिष्ट नीति के समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति 2005-6 के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुमति तो लेने दो मुझे। अरे तो इसकी अनुमति लूं, बैठो। प्रश्न ये है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। वित्तीय समितियों के निर्वाचन संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अरे बाजार में जाओ, होली चल रही है, कुछ पैसे मिल जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के 230(1), 231(1), सहपठित नियम 232(1), 233 खाका 1 द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रम से जन लेखा समिति, प्राक्कलन समिति क, प्राक्कलन समिति ख और राजकीय उपक्रम समिति प्रत्येक के लिए 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किए जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभी स्वीकृत किया गया है। सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभी स्वीकृति प्रस्ताव के अभिलंघन में मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 306 के अध्यक्षीय प्रक्रिया के नियम 230(1), 230(1), सहपठित नियम 232(1), 233 खाका 1 को निलंबित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदान करता है कि उपरोक्त समितियों का गठन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासंभव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उनका प्रतिनिधित्व दिया जाए जितना सभा में उनकी सदस्यों का अनुपात है का मनोनय करे। प्रश्न ये है कि वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता। वित्तीय समितियों के गठन संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
श्रीमती वसुंधरा राजे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधक विधेयक 2005 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूँ। यस। प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक 2005 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। पुनर्स्थापित करें। मैं आपके अनुमोदन से राजस्थान विनियोगन संख्या विधेयक 2005 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रस्ताव करती हूँ। श्री प्रभुलाल सैनी। मैं आपकी अनुमति से राजस्थान अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2005 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2005 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2005 को प्रस्तावित करता हूं। श्री महावीर प्रसाद जैन। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 8वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 8वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। प्रश्न यह है कि ये सदन कार्य सलाहकार समिति के 8वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई। अरे होली चल रही है, बाजार में चल जाओ, कुछ मिल। मांगे यही तो ले लो। आप 2.5 लाख के प्रतिनिधि हैं, क्या हुआ कर रहे हो? 2.5 लाख के प्रतिनिधि हो, हाँ हु कर रहे हो, सदन में खड़े हो। क्या जनता सोचती होगी आपके? मांग संख्या 1। प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 1 राज्य विधानमंडल के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 35,12,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 3 सचिवालय के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 24,37,56,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 4 जिला प्रशासन के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 55,27,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। पैसे नहीं मिलेंगे, हाँ उल्ला करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, वेतन नहीं मिलेगा। ये मांगे स्वीकार नहीं हुई। ओ गुड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, ये मांगे स्वीकार नहीं हुई तो पैसे नहीं मिलेंगे। प्रश्न ये है
कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5 प्रशासनिक सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 6,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें। हाँ पक्षीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6 न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,59,91,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें। हाँ पक्षीता मांग स्वीकार की गई। दादागिरी तो मेरी चल रही है, इनकी नहीं चल रही है। दादागिरी मेरी चल रही है क्या आसन? हाँ, दादागिरी तो मेरी चल रही है। फालतू की बात करते हो चिल्ला के। मार्शल, अब मैं आपको नाम से पुकारूंगी। माननीय सदस्यगण, मैं नामों से पुकारूंगी। कृपया आप चले जाएं, सदन छोड़ के चले जाएं। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, सदन छोड़ के चले जाएं। आप सदन से बाहर जाएं। आप सदन से बाहर जाओ। प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7 निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 2,45,62,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें। हाँ पक्षीता मांग स्वीकार की गई। आप मुख्यमंत्री का क्या कर रहे हो? तो मैं कर रही हूँ, मेरा लगाओ ना। प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9 वन के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें। हाँ पक्षीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न यह है क्या मैंने तानाशाही नहीं कहा। मैंने कहा आप उनके भाषण लगा रहे हो। मैंने कहा यहाँ तो मैं कर रही हूँ। मैंने कोई दादागिरी नहीं कही। यहाँ तो अब शांत रहें आप, मुझे मजबूर न करें। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 10 विविध सामान्य सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,73,00,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें। हाँ पक्षीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11 विविध सामाजिक सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 96,15,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें। जो हाँ पक्षीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12 अन्य कर के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 12,63,50,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें। हाँ पक्षीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 13 आबकारी के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 2 करोड़ तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें। हाँ पक्षीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14 बिक्री कर के संबंध में 31 मार्च को पक्ष में वहाँ कहें। हाँ पक्षीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15 पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 2,58,63,96,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें। हाँ पक्षीता
मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16 पुलिस के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 9,92,49,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17 कारागार के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,25,35,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18 जनसंपर्क के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 84,57,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 लोक निर्माण के कार्य के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 48,69,75,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20 आवास के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 17,16,26,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21 सड़क एवं पुल के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,11,06,72,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22 क्षेत्र का विकास के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 18,31,44,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23 श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 24,61,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24 शिक्षा कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 22,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,15,61,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27 पेयजल के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 16,79,93,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 25,67,37,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 31,35,22,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में
किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 24 करोड़ 15 लाख 1 हजार तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्षीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32 नागरिक आपूर्ति के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 40,02,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्षीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 7 करोड़ 12 लाख 17 हजार तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहे, जो विपक्ष में वो ना कहे, हाँ पक्षीता मांग स्वीकार की गई। ये आपके माइक जब चालू होंगे जब वहाँ बैठोगे, यहाँ नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1 अरब 58 करोड़ 9 लाख 46 हजार तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहे, हाँ पक्षीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या, यहाँ खड़े होने वाले की बात आसन नहीं सुनता है, पर अपनी जाके सीट पे बैठिए तो सुनूंगी बात। नहीं सुनती मैं, नहीं सुनती। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 10 करोड़ 27 लाख 34 हजार तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्षीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36 सहकारिता के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 76 करोड़ 93 लाख 23 हजार तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्षीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37 कृषि के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 3 करोड़ तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्षीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 3,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्षीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,47,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्षीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 2 अरब 33 करोड़ 74 लाख 6 हजार तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्षीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42 उद्योग के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 6 करोड़ 46 लाख 89 हजार तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्षीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 44 लेखन सामग्री एवं मुद्रण के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 51 लाख 63 हजार तक की राशि और प्रदान की जाए।
जो पक्ष में वो हाँ कहें, हाँ पक्षी, विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्षीता, हाँ पक्षीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 45 राज्य कर्मचारियों के ऋण के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 6,14,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्षीता, हाँ पक्षीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46 सिंचाई के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 20,65,63,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्षीता, हाँ पक्षीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47 पर्यटन के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 2,75,97,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्षीता, हाँ पक्षीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48 विद्युत के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 36,94,01,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्षीता, हाँ पक्षीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 50 ग्रामीण रोजगार के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 10,49,88,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्षीता, हाँ पक्षीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठक योजना के संबंध में 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 17,41,52,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्षीता, हाँ पक्षीता, मांग स्वीकार की गई। सप्लीमेंट्री डिमांड्स पास हो गई। श्रीमती वसुंधरा राजे। मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग संख्या विधेयक 2005 को पुरस्तापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूँ। आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूँ। प्रश्न ये है, कर दिया? नहीं, मैं प्रश्न ये है कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2005 को पुरस्तापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, तो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्षीता, हाँ पक्षीता, आज्ञा प्रदान की गई। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग संख्या विधेयक संख्या 1 विधेयक 2005 को पुरस्तापित करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूँ कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2005 को विचारार्थ लिया जाए। प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2005 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, तो विपक्ष में वो ना कहें, विधेयक विचारार्थ लिया गया। अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से प्रस्ताव करती हूँ कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2005 को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2005 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, तो विपक्ष में वो ना कहें, हाँ पक्षीता, हाँ पक्षीता, राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2005 पारित किया गया। अब राज्य के राज्य के आय व्यय का अनुमान वर्ष 2005-2006 पर सामान्य वाद विवाद प्रारंभ होगा। सामान्य वाद विवाद प्रारंभ हो उससे पूर्व मुझे आपको
आपको सूचित करना है कि दो सामान्य वाद विवाद के लिए लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिए जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा इस प्रकार करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी 9 घंटे 39 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 4 घंटे 24 मिनट, इंडियन नेशनल लोकदल 19 मिनट, जनता दल यूनाइटेड 10 मिनट, बहुजन समाज पार्टी 10 मिनट, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 5 मिनट, लोक जनशक्ति पार्टी 5 मिनट, राजस्थान सामाजिक न्याय मंच 5 मिनट, निर्दलीय 1 घंटा 3 मिनट, इस प्रकार कुल 16 घंटे हुए। शांतिलाल चपलोत, श्री शांतिलाल चपलोत, धन्यवाद। प्रस्ताव नहीं, बजट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य वाद विवाद करें से प्रारंभ। राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने जो वाद विवाद है, वित्त मंत्री भी हैं, बोले आप आगामी वर्ष के लिए ऐसा शानदार बजट पेश किया है जैसा पिछले 50 वर्षों में नहीं हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की हृदय से बहुत प्रशंसा करना चाहता हूं। राजस्थान